Welcome back to Professor Rashid Mirani Academy, and here we are going to continue our topic that was 20th century literature. इसमें हम देखेंगे और हमारे पास राइटर्स जो हैं 20th सेंचुरी के, उसको हम डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं। अब हमारे पास आते हैं ऑस्कर वाइल्ड। ठीक है, ऑस्कर वाइल्ड को जो है 1856 में जो है ये इनकी बर्थ है। 19th सेंचुरी के राइटर हैं और ये 20th सेंचुरी में कदम रखते ही इनकी डेथ हो जाती है। और इनके जो मोस्ट फेमस प्लेस हैं हम उनको देखेंगे, और उनमें से एक जो है यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, उसको भी हम देखेंगे कि वो कौन सा एक प्ले है जो ऑस्कर वाइल्ड का पढ़ाया जाता है। दूसरा जो है एक और भी हमारे पास, वो भी पढ़ाया जाता है। सबसे पहले है लेडी विंडसर्स विंडरमेयर्स फैन। ये इनका बड़ा फेमस वर्क है। 1892 में इन्होंने कंपोज किया था, प्ले है ये भी। और उसके अलावा दूसरा है अ वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, बड़ा फेमस है ये वर्क, अ वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस। ऑस्कर वाइल्ड ने ये प्ले लिखा है और ये लिखा था 1893 में। उसके बाद तीसरा है एन आइडियल हस्बैंड कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये इश्यूज चल रहे थे 20th सेंचुरी में, वेमेन कैसी होनी चाहिए, हस्बैंड कैसा होना चाहिए। तो ये राइटर जो है इन्होंने इस चीजों को कंपोज किया है, एन आइडियल हस्बैंड कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने कुछ फीचर्स बताए हैं। उसके अलावा इनका जो लास्ट वर्क है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, बीएस के सिलेबस में, बीए के सिलेबस में, बीएससी के सिलेबस में। इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, यानी कि हाउ टू बी ऑनेस्ट और फ्री मैन। तो यहाँ पे आएगा ERNEST, अर्नेस्ट। ठीक है, ये HEC से जो है ये रिकॉग्नाइज्ड है वर्क, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। अब हमारे पास राइटर्स हैं, दूसरे राइटर हैं 20th सेंचुरी के जो मॉडर्न नॉवेलिस्ट भी हैं। सबसे पहले हैं इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1866 से लेकर 1946 तक जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जो है चलते हैं, आगे 1 ईयर भी। इनके जो फेमस वर्क्स हैं वो हैं द टाइम मशीन, ठीक है, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। ये जितने भी इन्होंने नॉवेल्स या ड्रामास कंपोज किए हैं, ये जैसे इवेंट्स चल रहे थे, हिस्टोरिकल इवेंट्स चल रहे थे या सोशल स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, उस हिसाब से वो कंपोज कर रहे थे। द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, अब ये वर्ल्ड वॉर सेकंड का जो है पीरियड था, तो इन्होंने ये कंपोज किया था द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। द फर्स्ट मैन इन द मून, इन द मून। उसके अलावा किप्स, बड़ा फेमस नॉवल है इनका, H.G. वेल्स का किप्स। एक मिस्टर चिप्स भी है मगर ये किप्स है, ठीक है। उसके अलावा है लव एंड द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पॉली, द न्यू मिकावली, द अंडरलाइंग फायर। ये
इनके और भी नॉवेल्स हैं। द अंडरलाइंग फायर। ठीक हो गया। अब हमारे पास दूसरे राइटर हैं इस एज में, 20th सेंचुरी में। वो है रडियार्ड किपलिंग। रडियार्ड किपलिंग की जो है डेट ऑफ बर्थ है 1865। डेथ है इनकी होती है 1936 में। और ये कौन थे? ये नॉवेलिस्ट भी थे और इंग्लिश जर्नलिस्ट थे ये बेसिकली। ठीक हो गया। और इन्होंने जो है, ये इंडियन ही थे, इंडियन ब्रिटिश थे। ठीक है। इन्होंने जो वर्क्स लिखे हैं हम उसको देखेंगे। अंडर द डियोडर्स इनका वर्क है। अंडर द डियोडर। उसके अलावा है हमारे पास द लाइट दैट फेल्ड। ठीक हो गया। और है हमारे पास इनका जो एक फेमस वर्क है, मैं वो आपको बताता हूँ। इनका फेमस वर्क है जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, किम नाम से। ठीक है, ये नॉवल है इनका। और ये कौन सा नावल है ये पूछा जाता है। पिकारेस्क नॉवल। पिकारेस्क नॉवल मैंने पिछली वीडियोस में नॉवेल्स की टाइप्स बताई थी। पिकारेस्क नॉवल में ये होता है कि जो प्रोटागोनिस्ट होता है वो ट्रेवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ही इज एडवेंचरस। और वो रावड़ी किस्म का बंदा होता है, लड़ाकू किस्म का बंदा होता है। और ये इसको मॉरल्स की कोई भी एक वैल्यू नहीं होती है। ठीक है। जिसको इसको जो अच्छा लगता है वो करता जाता है अपनी सीरीज ऑफ इवेंट्स में। तो इसमें पिकारेक्स नॉवल है ये। और ये बेस्ट नॉवल है। इन्होंने अमंग दी बेस्ट नॉवल अमंग दी 34 नॉवेल्स। उन्होंने जो जितने नॉवेल्स लिखे थे उसमें से जो है बेस्ट नॉवल मानी जाती है किम। ठीक है। और इसमें ये प्रोटागोनिस्ट होता कौन है? ये खुद स्पाई होता है, जासूस होता है। और ये एक फिक्शनल है, फिक्शनल कैरेक्टर है। ठीक हो गया। ये पूछा जाता है, कभी सवाल आता है ये कि किम जो है कौन सा नॉवल है, किस फॉर्म ऑफ नॉवल है, पिकारेस्क है, एपिस्टोलरी है या गॉथिक है? तो ये किम जो है पिकारेस्क नॉवल है और ये रडियार्ड किपलिंग का लिखा हुआ है। अब हमारे पास आते हैं दूसरे राइटर हैं, E.M. फॉस्टर। इनकी जो है 1879 से लेके 1970 तक चलते हैं। उनके जो फेमस वर्क हैं वो 4 to 5 वर्क्स हैं। वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। ठीक हो गया। और ये कंपोज किया गया है 1905 में। और है द लॉन्गेस्ट जर्नी। ये भी इनका फेमस वर्क है, द लॉन्गेस्ट जर्नी। और ये लिखा गया है 1907 में। उसके बाद जो है अ रूम विद अ व्यू। ये भी मैंने पहले ही बताया था। और जो पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया
ये इनका फेमस वर्क है। ठीक है, तो ये था 20th सेंचुरी जो है, यहाँ तक एंड होती है इंग्लिश लिटरेचर की। और जितने भी फेमस नॉवेलिस्ट थे और ये ड्रामाटिस्ट थे हमने डिस्कस किए। और यहाँ तक जो है इंग्लिश लिटरेचर का जो है एक सीरीज जो है एंड होती है। और जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे नॉवेल्स के, ड्रामास के, पोइट्री के, टर्म्स थी, फिगर्स ऑफ स्पीच थी, वो उनको हमने डिस्कस किया था। अब एक और टॉपिक है जो उससे रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में भी, क्वेश्चंस में भी, और रिटन टेस्ट में भी, कि प्रोटागोनिस्ट, सॉरी, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स वो कौन है, कैथोलिक्स हैं कौन, वो क्या चाहते हैं, कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश लिटरेचर में, जिसकी वजह से बहुत सारे जो हैं वर्क्स लिखे गए हैं, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। अब हम देखेंगे कि कैथोलिक्स क्या चाहते थे और कैथोलिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, और ये क्यों लड़ते हैं आपस में, क्रिश्चियंस जो हैं, रिलीजियस, ये जो है एक कॉन्सेप्ट है दोनों का। सबसे पहले आते हैं, ये दोनों जो हैं डिफरेंसेस हैं इनमें। वो डिफरेंस है कि सफिशिएंसी ऑफ अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर। फाइट जो है इनकी दोनों की, ये दोनों ग्रुप्स हैं क्रिश्चियनिटी के, दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक है कैथोलिक्स और दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट। और ये फाइट किस बुनियाद पे करते हैं, फाइट ओवर द इशू ऑफ सफिशिएंसी ऑफ अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर। यानी जो एक अथॉरिटी है स्क्रिप्चर की, जो बाइबल बुक है इनका, स्क्रिप्चर का मतलब है यहाँ पर द बाइबल, और इसको दूसरे नाम से द वर्ड ऑफ गॉड भी कहते हैं। वर्ड जो है वो कैपिटल से लिखते हैं, वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, जी बिल्कुल, सॉल्व भी करवाएंगे जी बिल्कुल। कुछ पास पेपर्स हैं, उनको भी हम सॉल्व करवाएंगे, और उसकी एनालिसिस भी होगी कि अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो हमने जो बेसिक आइडियाज दिए हैं आपको, किस तरह से चीजों को समझना है, और ये करेक्ट आंसर अगर आप भूल भी गए हैं तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पास पेपर्स मैंडेटरी है। पास पेपर्स के बिना जो है कैसे हमें पता चल पाएगा कि हमने क्या पढ़ा और कौन सी चीजें आ रही हैं। तो इसकी पास पेपर्स की जो है एक हम एनालिसिस करेंगे, जिसके बुनियाद पे जो है हमें पता चल जाएगा कि कौन से सवालात आ रहे हैं, क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं। तो ये लाजमी है। बिल्कुल, मॉक टेस्ट भी ली ला इम्पोर्टेंट राइटर्स। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी होगी इंशाल्लाह। मगर पास पेपर्स के जितने भी हैं हम एनालिसिस करेंगे। हमारे पास जितने भी पेपर्स अवेलेबल हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे, और उसकी बेसिकली एनालिसिस मैंडेटरी है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को वो टैकल कैसे किया जाए उसको समझना लाजमी होता है टेस्ट के दौरान। ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पास पेपर्स लाजमी है। इसमें हम देखेंगे कि प्रोटेस्टेंट क्या चाहते हैं। प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि ये जो बाइबल है इज सफिशिएंट फॉर गाइडेंस। और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, कैथोलिक्स क्या कहते हैं, और ये बाइबल को जो है कहते हैं कि ये स्पेशल गाइडेंस है फॉर ह्यूमन काइंड, और इसको ही हम फॉलो करेंगे और किसी को हम फॉलो नहीं करेंगे।
और इस कॉन्सेप्ट को ये क्या कहते हैं, सोला स्क्रिप्चरा। 16 का मतलब है कि वन, सिंगल। स्क्रिप्चरा का मतलब है कि ये ओनली वननेस। ठीक है, यानी कि हम वन बाइबल को जो ही मानेंगे। 16 मीन्स वन एंड स्क्रिप्चर मीन्स द बुक। ओनली वन बुक को हम फॉलो करेंगे। मगर कैथोलिक्स क्या चाहते हैं, और इस बुनियाद पे जो है ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट आई थी इंग्लिश लिटरेचर में 15th सेंचुरी में। रिफॉर्मेशन मूवमेंट चली थी, जो जिसकी बुनियाद पे जो है ये प्रोटेस्टेंट्स जो है एक अलग ग्रुप बना था। 15th सेंचुरी में जो है ये मूवमेंट चली थी, और ये बेसिकली रिलीजियस मूवमेंट थी। रिफॉर्म्स आ रहे थे सोसाइटी के अंदर, रिलीजियस मूवमेंट थी। कैथोलिक्स क्या चाहते थे कि कैथोलिक्स ने ये रिजेक्ट कर दिया था 16 डॉक्ट्रिन जो है। कैथोलिक्स रिजेक्ट करते हैं 16 डॉक्ट्रिन, और कहते हैं कि बाइबल अलोन जो है वो सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ साथ जो है हमें क्या करना चाहिए, अगर व्हेन अ मैन इज सिंफुल, कहते थे कैथोलिक्स, व्हेन अ मैन बिकम्स सिंफुल और करप्ट, और करप्ट हो जाता है सोसाइटी में या इन दिस वर्ल्ड, तो वो या तो ऑर्फन्स को पे करे या फिर अपनी बलि चढ़वाए, या किसी अपने की। ठीक है, यानी डेथ जो है उनको पे करनी पड़ती थी, सेक्रीफाइस, या फिर पे करें। अब ये जब पे करते थे, जितने भी यानी कि सिंफुल क्रिश्चियंस थे, तो ये जब पे करते थे तो ये जो इनके जो पॉप्स थे और इनके जो बड़े लीडर्स थे, वो करप्शन किया करते थे, और ये पैसे जो है उनके ऑर्फन्स के वो खुद ही खा जाते थे। और इनके जो अलग ट्रेडिशंस थे, ये कहते थे कि उनको भी मानना चाहिए, जैसे कि सेंट्स पर जाना, बुजुर्गों के पास जाना और पे द विजिट, वो भी अगर व्हेन यू आर सिंफुल, व्हेन यू आर गेटिंग गाइडेंस, तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए। तो ये इनकी ट्रेडिशन थी कैथोलिक्स की। और ये बाइबल को जो है अलोन जो है एक परमिशन नहीं देते थे कि यू आर नॉट अलाउड टू रीड, आपको समझ में नहीं आएगी, कैथोलिक्स कहते थे लोगों को। तो वो एक संडे को जो है मीटिंग हुआ करती थी, जिसमें उनको बाइबल जो है एक सुनाया जाता था और उसकी प्रीचिंग की जाती थी, लोगों को गाइड किया जाता था। अदरवाइज इंडिविजुअलिटी के लिए नहीं था। मैनी रोमन जो जितने भी कैथोलिक्स थे, डॉक्ट्रिन थे, जैसे कि परगेटरी, प्रेइंग टू सेंट्स, वर्शिप ऑफ वेनरेशन ऑफ मैरी, ये सारे इनके क्या थे, डॉक्ट्रिन्स थे, ट्रेडिशंस थे, ये मानने थे। दूसरा अग्रीमेंट ये था कि अथॉरिटी कौन होना चाहिए, हु शुड बी अथॉरिटी टू द चर्च। चर्च पर जो है अथॉरिटी किसकी होनी चाहिए, कौन जो है उसको संभाले। अब कैथोलिक्स क्या कहते थे कि अकॉर्डिंग टू द कैथोलिक्स पोप इज द विकार ऑफ क्राइस्ट। ये कहते थे कैथोलिक्स के पोप जो है
जैसे हमारे यहाँ के पादरी है ना, ठीक है, और मुसलमानों के जो है जैसे कि मौलवी हजरात हैं, आलिम हैं, तो यहाँ पे जो है बड़े पोप्स थे कैथोलिक्स के, जो है क्रिश्चियन रिलीजन के। वो कहते थे कि कैथोलिसिज्म के मुताबिक जो पोप है इज द विकार ऑफ क्राइस्ट। अब ये विकार ऑफ क्राइस्ट क्या है? इसका मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन टू क्राइस्ट है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो है उसके बाद जो है अथॉरिटी जो है चर्च की जो है वो विकार यानी कि पोप के अंडर में आती है, और वो पोप ही उसको सही से संभाल सकते हैं। रिप्रेजेंट्स जो है उसको फिर किसको करते हैं? पोप रिप्रेजेंट जीसस एज द हेड ऑफ चर्च। यानी कि ये पोप जो है ये सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्राइस्ट यानी जीसस। और फिर ये पोप जो है वो खुद अपनी सीट पर जो है बैठते हैं कि हम जो है एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मगर जो पोप है वो कहते हैं कि पोप के पास जो है कि एक्स्ट्रा एबिलिटी है टू स्पीक एक्स कैथेड्रा, यानी कि विद अथॉरिटी ऑन द मैटर्स ऑफ फेथ एंड प्रैक्टिस। पोप को जो है एक कैपेबिलिटी है, कहते थे कि फेथ को जो है अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं, और उसको कैसे प्रैक्टिस करना है उनको बता सकते हैं। वेयर एज के प्रोटेस्टेंट्स जो थे क्या कहते थे? ये बिलीव करते थे कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज फॉलिबल। इनकी पॉइंट भी लॉजिकल है प्रोटेस्टेंट्स की। एवरी मैन इज फॉलिबल, यानी कि करप्ट और मेकिंग मिस्टेक। मैन कैन मेक मिस्टेक, एवरी मैन इज फॉलिबल, एंड फॉर दैट उसके लिए जो है जो क्राइस्ट है, फॉर दैट क्राइस्ट अलोन इज द हेड ऑफ द चर्च। और क्राइस्ट जो है वो ओनली हेड ऑफ द चर्च रहेंगे, ना कि जो पोप्स हैं। इनकी पॉइंट भी लॉजिकल है प्रोटेस्टेंट की, कि मैन जो है वो करप्ट है, फॉलेबल है, मेकिंग मिस्टेक्स है, और वो कैसे संभाल सकता है, कैसे कंटिन्यू कर सकता है। सो ओनली क्राइस्ट जो है अलोन इज द हेड ऑफ द चर्च। उसके बाद जो है वो कैथोलिक्स क्या रिलाई करते थे? लास्ट पॉइंट है इनकी, कैथोलिक्स रिलाई ऑन, किस चीज पर रिलाई करते थे? एपोस्टोलिक सक्सेशन। एपोस्टोलिक सक्सेशन का मतलब ये है कि जीसस क्राइस्ट के बाद जो है और जो है आके कंट्रोल कर सकते हैं वर्ल्ड को, और ऑन द अर्थ बिलीव को, फेथ को आगे चला सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ के मुस्लिम्स में जो है आफ्टर द डिमाइज ऑफ आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जो है एक अपोस्टलिक वार्स चली थी, जिनको रिदा वार्स भी कहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है फाइट किया था, कि वो कहते थे कि हम जो है और पैगंबर हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये भी जो है क्या कहते हैं, ये बिलीव करते हैं कैथोलिक्स अपोस्टोलिक सक्सेशन, कि जीसस क्राइस्ट के बाद जो है उस चर्च का जो हेड है वो दूसरे हो सकते हैं। और ये कहते थे कि एज अ वे ऑफ ट्राइंग टू एस्टेब्लिश द पोप्स अथॉरिटी, इससे ये क्या करते थे? दे ट्राई टू एस्टेब्लिश पॉप्स अथॉरिटी। इनको पॉपुलिज्म भी कहते हैं। प्रोटेस्टेंट बिलीव करते थे, इनके अपोजिट थे प्रोटेस्टेंट्स। अगर ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो जितना भी लिटरेचर
प्रोड्यूस हुआ है रेनेसां से लेके 19 सेंचुरी तक, इसमें जो एलिमेंट्स हमें नजर आते हैं, ये दोनों के जो है अभी तक भी फाइट चल रही है। कैथोलिक्स की और प्रोटेस्टेंट्स की अभी तक फाइट चल रही है। और ये जितने भी वर्क्स प्रोड्यूस हुए हैं आफ्टर जो है 19 सेंचुरी, एक चेंज आया है, रेवोल्यूशन आया है, तो उसमें जो है हमें वर्क्स अलग दिखाई देते हैं। बाकी जो है रेनेसां से लेके 19 सेंचुरी तक जितने भी वर्क्स हैं उनका जो है एक फाइटिंग जो है सोशल स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया गया है। प्रोटेस्टेंट में हम देखें कि बिलीव दैट द ये बिलीव करते थे किस चीज में, बिलीव दैट द चर्च अथॉरिटी कम्स नॉट फ्रॉम द सक्सेशन, अथॉरिटी जो है चर्च की नॉट कम्स फ्रॉम apostolic succession, बल्कि फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। यानी जो अथॉरिटी है वो गॉड ही यानी बाइबल ही डिसाइड करेगा कि कौन सी अथॉरिटी कौन होना चाहिए। और एंड में जो है वो वर्ड ऑफ गॉड ही है जो अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट है, चर्च की अथॉरिटी है। एपोस्टोलिक अभी कोई भी नहीं है, वो ये मानते हैं। और जो स्पिरिचुअल पावर है एंड अथॉरिटी है डू नॉट रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ अ मेयर मैन बट इन द वेरी वर्ड ऑफ गॉड। जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी मैन के अंडर नहीं है, ये कहते हैं प्रोटेस्टेंट्स। स्पिरिचुअल पावर है, चर्च की अथॉरिटी है, स्क्रिप्चर है, ये जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं ये कहते हैं कि ये आर इन द वर्ड ऑफ गॉड, और जीसस क्राइस्ट जो है अथॉरिटी है, स्पिरिचुअल पावर है और अथॉरिटी है। डू नॉट रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ मैन। बट इन द वेरी वर्ड ऑफ गॉड। तो ये था जी कॉन्सेप्ट प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स कौन थे, ये हमने आज कंप्लीट किए। अब हम देखेंगे कि आपको जो है एक आउटलाइंस दे देते हैं जिसमें जो है आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मेगा टेस्ट में जो है कौन कौन से आउटलाइंस आएंगी, ये आउटलाइंस हम आपको शेयर करते हैं ताकि आप आसानी से उनमें से प्रिपरेशन कर लें। सबसे पहले है फिगर्स ऑफ स्पीच है हमारे पास, हमने जितनी भी डिस्कस की थी इनको अच्छे तरीके से आपको समझना है और इनको याद करना है। और दूसरा है हमारे पास लिटरेरी टर्म्स थी, ठीक हो गया। और उसके अलावा हमारे पास थी लिटरेरी मूवमेंट्स थी, टर्म्स अलग हैं और मूवमेंट्स अलग हैं, जैसे कि रेनेसां हो गया, रोमांटिक मूवमेंट हो गई, गॉथिक नॉवल हो गया। और दूसरी मूवमेंट जैसे हमने ऑक्सफोर्ड मूवमेंट हो गई, प्री रेफलेट मूवमेंट हो गई। ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं इनको आपको समझना है, पढ़ना है, ठीक है। और फिगर्स ऑफ स्पीच लिटरेरी टर्म्स हैं। और जो रोमांटिक एरा है, रोमांटिक लिटरेचर है, जितने भी राइटर्स हैं उसको आपको समझना है, पढ़ना है। और उसके अलावा जो है विक्टोरियन राइटर्स हैं, विक्टोरियन राइटर्स हैं, खास करके नॉवलिस्ट और ड्रामाटिस्ट हैं हमारे पास, ड्रामाटिस्ट हैं और पोएट्स हैं।
ठीक हो गया। और आज हमने जो मॉडर्न लिटरेचर को टच किया था, उसको भी आपको देखना है। मॉडर्न लिटरेचर में जो है 20th सेंचुरी को जो है हमने टच किया था। तो ये चीज़ें हैं, आपको पढ़नी है। और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने आपको लेक्चर सीरीज में बताए हैं, उनको आपको रिवाइज करना है ताकि आप फुली प्रिपेयर हो सकें। अभी के लिए इतना ही काफ़ी, और नेक्स्ट जो क्लासेस हमारी चलेंगी, तो उसमें हम आपके साथ लिंग्विस्टिक्स जो है स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट लिंग्विस्टिक्स, और जितने भी लिंग्विस्ट राइटर्स हैं उनको हम टच करेंगे, उन्होंने जितने वर्क्स लिखे हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।